Hello everyone, this is Richa Sharma. Welcome back to EduGrown with another video of class 10th economic chapter number 4, that is globalization and the Indian economy. Okay, this is your last chapter of economics, and then after this we will start polity. Okay, so let's begin the chapter. सो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। जैसे कि मैंने बताया था कि हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमिक पढ़ने वाले, ठीक है। तो आपको पता है कि जैसे हम बात कर रहे हैं, हमने अभी तक क्या करा था, जो भी हमारे चैप्टर्स हैं हम सबसे पहले जो उसका नाम है उसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं एंड देन उसके बाद हम क्या करते हैं, अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर भी हमें यही करना है। सबसे पहले हम देखेंगे ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन से आप क्या समझते हो? ग्लोब मतलब कि जैसे कि आपको यहाँ फिगर में भी दिख रहा होगा, ग्लोब मतलब कि दुनिया, ठीक है, वर्ल्ड। हमें किसकी बात कर रहे हैं? वर्ल्ड की। लेकिन हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? इकोनॉमिक्स। तो जो हम ग्लोब की या हम वर्ल्ड की बात कर रहे हैं वो किसके अकॉर्डिंग करेंगे? हम पढ़ेंगे वो किसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर? इकोनॉमिक के अंदर, ठीक है, कि इकोनॉमिक का वर्ल्ड से क्या रिलेशन है, ठीक है। एंड देन और उसका क्या इफेक्ट पड़ा किस पे? इंडियन इकोनॉमी का। ओके, क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडियन इकोनॉमी का। तो जैसे जब भी हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं वो भी इकोनॉमिक के अंदर, तो उसका मीनिंग होता है, एक तरह से हम बोल सकते हैं हम फॉरेन ट्रेड की बात कर रहे हैं, एमएनसीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये कोई नई बात नहीं है कि हमारे यहाँ ये चीज अभी आई है ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ये हमारे यहाँ बहुत पहले से ही ग्लोबलाइजेशन चलता आ रहा है वर्ल्ड के अंदर। कैसे चलता आ रहा है? जैसे कि आपने देखा होगा जब ट्रेडर्स करने के लिए हमारे यहाँ ब्रिटिश आए थे, ठीक है, तो वो भी तो ट्रेड करने के लिए ही आए थे ना, हमारे यहाँ से मसाले एंड ऑल ले जाने के लिए आए थे। हमारे यहाँ का सिल्क बहुत फेमस था तो वो ले जाने के लिए आए थे। तो ये पहले से चलता आ रहा है। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हमें क्या करना है, आज के करंट में जो है, मतलब कि हम बोल सकते हैं एक तरह से मॉडर्न फॉर्म के अंदर हमें ग्लोबलाइजेशन देखना है कि क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या नई नई टेक्निक्स आई हैं, वो सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे एंड देन उसका क्या इफेक्ट पड़ा है हमारी इंडिया के ऊपर, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव जो भी इफेक्ट है हम सब देखेंगे। आई थिंक आपको मीनिंग समझ में आया होगा, राइट। सो स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अगर हम बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है? ग्लोबलाइजेशन एज द इंटरकनेक्शन बिटवीन countries resulting from foreign trade and MNC are an important key for the idea of globalization worldwide, ठीक है। जब भी हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की तो मतलब वो क्या कर रहा है, कंट्रीज के बीच में इंटरकनेक्शन बिठा रहा है, ठीक है, जिसका रिजल्ट क्या निकल रहा है कि फॉरेन ट्रेड हो रहा है आपका, एज वेल एज एमएनसी क्या हो रही है, डेवलप हो रही है, या फिर हम बोल सकते हैं ग्रोथ हो रहा है उनका, ठीक है। या फिर ये क्या एक तरह से इंपॉर्टेंट की है किसकी? ग्लोबलाइजेशन की। Some of the important idea pertain to globalization in this chapters are, इस चैप्टर्स के अंदर हम ग्लोबलाइजेशन के रिगार्डिंग कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं उनको मैं आपको बताती हूँ। जो आपका फर्स्ट टॉपिक है आपकी बुक का वो है प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज एंड देन इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। थर्ड टॉपिक होगा आपका फॉरेन ट्रेड एंड इंटरग्रेशन ऑफ मार्केट। फिर नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग एंड ऑल, ये सब देखेंगे हम। देन फैक्टर दैट हैव एनेबल ग्लोबलाइजेशन, वो फैक्टर्स देखेंगे कि जिसके कारण क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन आया एक तरह से। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे हम। फिर देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट देखेंगे एंड देन द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन। ये सारे टॉपिक्स हम इस वीडियो के अंदर क्या करने वाले, कवर करने वाले, ओके। सो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री। Until mid 20th century production was organized within country, ठीक है। अगर हम बात करें 20th सेंचुरी की मिड की, तब तक जो प्रोडक्शन होता था, ठीक है, मैं यहाँ प्रोडक्शन की बात कर रही हूँ। प्रोडक्शन जो होता था वो क्या होता था, विद इन दी कंट्रीज होता था। कॉलोनीज सच एज इंडिया एक्सपोर्ट दी रो एंड फूड मटेरियल एंड इम्पोर्टेड फिनिश्ड गुड, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, जैसे कि कॉलोनीज कंट्री थी, फॉर एग्जाम्पल इंडिया, वो क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। किस चीज को एक्सपोर्ट करते थे? रॉ मटेरियल एंड फूड मटेरियल को, ओके। एंड इंपोर्ट फिनिश्ड गुड। और क्या इंपोर्ट किया जाता था? हम चीजें भेजते थे बाहर, एक्सपोर्ट करते थे। एक्सपोर्ट का मतलब होता है हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना। इंपोर्ट का मतलब होता है वहां से कोई चीज हमारी कंट्री में आना, ठीक है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में कंफ्यूज मत होइएगा बच्चा, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे जने इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट
एक्स मतलब कि जा रहा है, एग्जिट कर रहा है, ठीक है, वो जा रहा है, बाहर जा रहा है। इंपोर्ट मतलब कि उसकी एंट्री हो रही है, अंदर आ रहा है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट दी रो एंड गुड मटेरियल, हम क्या एक्सपोर्ट करते थे? रॉ मटेरियल एंड गुड मटेरियल को एक्सपोर्ट करते थे और इंपोर्ट करते थे किसको? फिनिश्ड गुड को। अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इज अ कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं इकोनॉमिक के अंदर, तो हमारा एमएनसी आता है। एमएनसी की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो एमएनसी का फुल फॉर्म होता है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। ओके, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन ये आपका फुल फॉर्म दिया गया है आपकी बुक के अंदर। वैसे इसको हम नॉर्मल मल्टीनेशनल कंपनीज भी बोल देते हैं, बट अगर आपको ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए और आपके पास मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन ऑप्शन में हो तो आपको मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन लगाना है, ना कि मल्टीनेशनल कंपनी। गॉट इट? अब हम देखेंगे मल्टीनेशनल कंपनी होती क्या है। मल्टीनेशनल कंपनी एक्चुअली में इस टाइप की कंपनी होती है जो कि खुद की कंट्री के अलावा बाकी की जो कंट्री है उसके अंदर भी अपना सेटअप रखती है। सेटअप का मतलब उनके ऑफिसेज हो गए, उनकी फैक्ट्रीज हो गए, उनका जो भी मैन्युफैक्चर का काम है उसके लिए उनने क्या बोलना चाहिए, कोई भी फैक्ट्री डाली है, ऑफिस डाले, वो उसके अलावा दूसरी कंट्रीज के अंदर भी क्या करते हैं? उसका सेटअप करके रखते हैं। ओके, समझ में आया आपको? मल्टीनेशनल कंपनी क्या होती है? मल्टीनेशनल कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल प्रोडक्शन, ठीक है, कहा इन मोर देन वन नेशन, एक नेशन से ज्यादा, या फिर हम बोल सकते हैं एक नेशन से एक कंट्री से ज्यादा। गॉट इट? एमएनसी सेटअप ऑफिस एंड फैक्ट्रीज, चीप लेबर एंड रिसोर्सेज, लो कॉस्ट डिस्टेंस टू मार्केट। अब वो एमएनसी जो है वो सेटअप तो करते हैं उनके ऑफिस एंड फैक्ट्री को, लेकिन कहाँ करते हैं? वो इस चीज का ध्यान देते हैं कि जिस भी कंट्री के अंदर उन्हें अपना ऑफिस या फैक्ट्री सेटअप करनी है, वहां क्या होना चाहिए? वहां के जो लेबर है उनको वेजेस कैसा मिले? कम देना पड़े, चीप लेबर मिल जाए, रिसोर्सेज भी उनको कम पैसों में मिल जाए, और जो भी उन्हें मटेरियल खरीदना है या चीजें लगेंगी उनको क्या करें? उनको लो कॉस्ट में पड़े वो सारी चीजें। साथ के साथ में वो ये भी देखते हैं कि मार्केट से वो कितनी दूरी पे। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको कोई दुकान खोलनी है और आपने कहीं जंगल में जाके खोल ली जो कि मार्केट से बहुत ज्यादा दूर है, चलेगी क्या? वो नहीं चलेगी। इसलिए उन्हें भी इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि एटलीस्ट वो जो उनने फैक्ट्री या ऑफिस डाला है वो किस हिसाब से हो, वो मार्केट के क्लोज हो, जिसके कारण उनकी क्या बोलना चाहिए, जो सेल है वो अच्छे से होती रहे। गॉट इट? नाउ टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। अब ये सारी चीजें वो देख रहे हैं कि लेबर भी उन्हें चीप मिले, रिसोर्सेज भी उन्हें सस्ते और अच्छे मिल जाएं, लो कॉस्ट पे सारी चीजें अवेलेबल हो, और जो आपका मार्केट है वो भी पास में होना चाहिए, ठीक है। अगर वो ये सारी चीजें देख रहे हैं तो इसके पीछे कोई तो मोटिव होगा, राइट? तो इसके पीछे क्या मोटिव है? वो ये चाहते हैं कि मैक्सिमम प्रॉफिट को क्या कर सके? वो अर्न कर सके। नाउ एमएनसी प्रोड्यूस गुड एंड सर्विस ग्लोबली। जैसी हमारी एमएनसी आई है जिसके कारण हमारा गुड्स मतलब कि प्रोडक्ट एज वेल एज सर्विसेज भी क्या हो गई है? हमारे पूरे वर्ल्ड में फैल गई है एक तरह से, ठीक है, ग्लोबली हो गई है। हम ग्लोबली क्या कर सकते हैं? उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल गुड्स की मैं बात करूं तो आज आपको लैपटॉप चाहिए, ठीक है। अगर आपको मैक का लैपटॉप चाहिए तो आपको पता है वो किसका है? यूएसए की कंपनी है। तो आप क्या करोगे? आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं बैठे वो चीज ले सकते हो। अगर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दी मोबाइल, आपको मोबाइल चाहिए तो आप क्या करोगे? यहीं बैठ के ले सकते हो। तो ये क्या, आपको गुड्स डिफरेंट कंट्री का जो सामान है, जो प्रोडक्ट है, वो आपको अपने ही कंट्री के अंदर मिल रहा है। किसकी वजह से? एमएनसी की वजह से, ठीक है। अगर हम सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज में एमएनसी कैसे काम आती है आपकी, कि जैसे आपको एजुकेशन चाहिए, ठीक है, एजुकेशन चाहिए तो आप क्या कर सकते हो? या तो आप डिस्टेंस एजुकेशन भी कर सकते हो, एज वेल एज आप को यूएसए में करना है, यूएसए की किसी यूनिवर्सिटी से करना है तो आप वहां जाके क्या कर सकते हो? एजुकेशन कर सकते हो। साथ के साथ में आपको कोई कोर्स सीखना है या कोई चीज आपको सीखनी है किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से, या फिर कोई दूसरी कंट्री को इंडिया से कोई चीज सीखनी है, तो वो क्या कर सकता है? आ सकता है, क्या बोलना चाहिए, आ सकता है, सीख सकता है, ठीक है। तो ये सर्विसेज में जाता है। या फिर टूरिज्म है, ठीक है, किसी को बाहर घूम के आना है तो ये भी क्या एक तरह का सर्विस है। दूसरी, यहाँ से लेके आपको इंडिया से लेके कहाँ जाना है? आपको बाहर जाना है तो उसके लिए आपको सर्विस लगेगी जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की, तो वो जो आपका एयरलाइंस है वो आपकी क्या एक तरह की सर्विस है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नाउ चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन। अब मैं अगर आपकी बुक की बात करूं, आपकी बुक के अंदर कुछ एग्जाम्पल दिए गए, ठीक है, कि जैसे कि हम बात करें एग्जाम्पल की, तो आपका फर्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है
कि चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन है वो कहाँ है आपका, चाइना में। चाइना में सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो किस पे होता है, चीप बोलना चाहिए रेट पे होता है, ठीक है, बहुत कम कीमत पे वहाँ प्रोडक्शन हो जाता है, ठीक है। इसलिए तो हम देखते हैं चाइना की चीजें हमें कितनी ज्यादा सस्ती मिल जाती है कंपैरिजन टू अदर। नाउ दूसरा एग्जांपल आपका दिया गया है क्लोजनेस टू मार्केट, ठीक है। क्लोजनेस के बेसिस पे देखें तो आपका मैक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप का बोला गया है एग्जांपल में। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या मिलता है, आपका स्किल्ड इंजीनियर मिल जाएंगे आपको, एज वेल एज इनकी जो इंग्लिश होती है मैक्सिमम की, आजकल देखा जाए तो सब लोग इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, तो इंग्लिश अच्छी होती है जिसके कारण हमारे कस्टमर केयर बहुत सारे होते हैं, जिसके तरीके से हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से उन्हें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। कस्टमर क्या एक तरह से आपकी सर्विस सेक्टर ही है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ये इंडिया के अंदर देखने को मिलता है। तो जब भी एमएनसी खोली जाती है ना, तो लोग बाग ये देखते हैं, एक तो वहां का लोकेशन जो भी है मैन्युफैक्चर हो वो कैसा हो, कम पैसों में हो, दूसरी वो मार्केट के क्लोज में हो, जो आपका फर्स्ट एग्जांपल दिया गया है वो चाइना है, सेकंड आपका मार्केट के क्लोज की बात कर रहे हैं तो मैक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर स्किल्ड इंजीनियर मिल जाते हैं आपको, और स्पीकिंग इंग्लिश उनकी अच्छी होती है, तो कस्टमर केयर एंड ऑल इन सब की सर्विसेज हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं, जिससे एमएनसी को क्या फायदा होता है, वो सेव करती है 50 to 60% कॉस्ट, ठीक है। मतलब वो अगर उसका कहीं 100% लग रहा था तो अब उसका 40 to 50% लगता है, बाकी के जो पैसे हैं वो क्या करके रखती है, सेव करके रख लेती है। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं उसको इतना सारा प्रॉफिट हो जाता है। और हमने देखा था उसका मेन मोटिव भी क्या है, प्रॉफिट को अर्न करना। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा ना। आपके टॉपिक का जो आपके चैप्टर का जो सेकंड टॉपिक है दैट इज इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री। ओके, अब हम देखेंगे क्या इंटरलिंकिंग है किसके बीच में, कंट्रीज के बीच में प्रोडक्शन का। तो हम सबसे पहले फैक्टर्स देखेंगे, फैक्टर्स टू सेटअप एमएनसी प्रोडक्शन। ऑब्वियसली बात है, जहाँ पे हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं कि इंटरलिंकिंग है, इंटरकनेक्शन है, तो वहाँ आपका एमएनसी आना ही है, ठीक है। एमएनसी आना है तो हम देखेंगे क्या क्या फैक्टर होते हैं आपके, कि आपको किस फैक्टर के बेसिस पे एमएनसी प्रोडक्शन सेटअप करता है। फर्स्ट, एबिलिटी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर एट चीप कॉस्ट, ठीक है। सबसे पहले तो वो ये देखते हैं जहां भी उन्हें अपनी फैक्ट्री या सेटअप बिठाना है, वहां के जो एम्प्लॉय है, मतलब जहां से वो काम करवाना चाहते हैं लेबर से, वो कितने स्किल्ड है या फिर कितने स्किल्ड नहीं है, ठीक है। जो चीज उन्हें चाहिए वो वहां है भी या नहीं भी है, ठीक है। अगर वो क्वालिटी उनके अंदर है, वो स्किल्ड है, तो उनका रेट क्या है, ठीक है, उन्हें वेजेस किस हिसाब से देने पड़ेंगे। तो चीप कॉस्ट के बेसिस पे वो देखते हैं। हमने देखा एबिलिटी देखा किसकी, स्किल्ड या अनस्किल्ड लेबर की, किस पे, चीप कॉस्ट पे। ओके, नाउ सेकंड चीज वो देखते हैं डिस्टेंस टू द मार्केट, मार्केट से कितनी ज्यादा दूरी पे है वो। थर्ड देखते हैं एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, कि अगर आप वहां कर रहे हो, मान के चलो वहां वो डिस्टेंस मार्केट से पास भी है आपका, और जो आपका एबिलिटी है, मतलब वो स्किल्ड भी है लेबर, एज वेल एज उनका जो कॉस्ट है वो भी कम है, बट वहाँ रिसोर्सेज ही नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वाटर नहीं है, जो आपको चाहिए मेन प्रॉपर रिसोर्सेज होते हैं वो है ही नहीं, तो आप ऐसी जगह क्यों सेटअप डालोगे, राइट। तो वो ये भी चेक करते हैं कि एबिलिटी होना चाहिए रिसोर्सेज का, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गई, वाटर हो गई, या फिर आपको जो वहाँ बिल्डिंग चाहिए, लैंड चाहिए, वो भी वहाँ अवेलेबल है या नहीं है। फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी, एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक तरह से हम बोल सकते हैं इसका, तो वो ये है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो उनके फेवर में होनी भी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी बना के रखी है जिसके कारण वो बहुत ज्यादा टैक्स ले रही है या फिर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा रही है, जिसके कारण लोग बाग यहाँ सेटअप करना प्रेफर, एमएनसी जो है वो अपना सेटअप डालना प्रेफर ही नहीं करेंगी। गॉट इट, समझ में आया आपको। हमने फैक्टर में 4 चीजें देखी हैं, एक तो स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर के बारे में देखा है जो कि चीप कॉस्ट पे हो, दूसरी चीज डिस्टेंस देखी है मार्केट की, थर्ड चीज हमने एबिलिटी देखी है रिसोर्सेज की, फोर्थ फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज। आई थिंक समझ में आया होगा आपको। नाउ अब हम देखेंगे आपकी बुक के अंदर कुछ टर्म्स है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट हो गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गया, तो हम देखेंगे इनमें क्या डिफरेंस होता है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द इन्वेस्टमेंट, सो द मनी स्पेंड टू बाय एसेट लाइक मशीन, लैंड, बिल्डिंग एंड अदर इक्विपमेंट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है आपका, इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है आप कोई भी एसेट को खरीदने के लिए पैसा जो आप लगाते हो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। वो एसेट आपका कुछ भी हो सकता है, बिजनेस में आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है, मान के चलो आपको मशीन की जरूरत है तो आपने मशीन के लिए पैसा लगाया, ठीक है, मशीन खरीदी तो ऑब्वियसली बात है आपको पैसा देना पड़ेगा।
आपको वहाँ बिल्डिंग बनानी है, फैक्ट्री बनानी है, तो आपने उसके लिए क्या किया, लैंड खरीदा। आपको ऑफिस बनाना है तो आपने बिल्डिंग खरीदी, या फिर उसके अलावा आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। मान के चलो आप ऑफिस खोल रहे हो तो आपको वहाँ टेलीफोन की भी ज़रूरत पड़ेगी, नेट की भी ज़रूरत पड़ेगी, एज वेल एज आपको वहाँ है ना फर्नीचर एंड ऑल सबकी जरूरत पड़ेगी। तो ये अदर इक्विपमेंट्स भी इसके अंदर आ जाते हैं। मतलब इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट इन्वेस्टमेंट इज दैट जहां हम कोई भी सामान खरीद रहे हैं, किसके लिए, आपके बिजनेस के पर्पस के लिए, दैट इज कॉल्ड योर एसेट। ठीक है, और जो कि आप एसेट के अंदर पैसा लगा रहे हो वो आपका क्या हो जाता है, इन्वेस्टमेंट हो जाता है। समझ में आया? हम मनी को क्या कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, खर्च कर रहे हैं, क्या करने के लिए, बाय करने के लिए। क्या बाय करने के लिए, एसेट को, जैसे कि मशीन, लैंड, बिल्डिंग एंड अदर इक्विपमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट समझ में आया आपको? अगर इन्वेस्टमेंट समझ में आ गया होगा तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ही इजी होता है। जो भी इन्वेस्टमेंट किया है वो किसने किया है, एमएनसी ने किया। ठीक है, हमारी कंट्री ना करते हुए कौन इन्वेस्टमेंट कर रहा है, एमएनसी। मल्टीनेशनल कंपनी अगर इन्वेस्टमेंट कर रही है तो वो आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो जाता है। एमएनसी का मतलब ही क्या है, बाहर की कंपनी आके इन्वेस्ट कर रही है हमारे यहाँ। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट। नाउ एट टाइम एमएनसी सेट अप प्रोडक्शन यूनिट ज्वाइंटली विद सम लोकल कंपनीज ऑफ दिस कंट्रीज। अब ये तो हमने देख लिया इन्वेस्टमेंट क्या होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे कि मान के चलिए एमएनसी ने अपना सेटअप यहाँ बिठा लिया। ओके, उसने हर चीज देख ली, उसको हर चीज लगा कि उसके सारी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं, रिसोर्सेज भी हैं, चीप लेबर भी है, ईच एंड एवरीथिंग वहां सब कुछ है। ठीक है, सो क्या होगा यहाँ, वो क्या देखेंगे इस टाइम पे कि अब वो ये देखेंगे कि वहां अगर मान के चलो उन्हें गारमेंट की शॉप खोलनी है, सॉरी गारमेंट की फैक्ट्री डालनी है, अगर वहाँ ऑलरेडी गारमेंट्स के बहुत सारे लोकल वेंडर होंगे या फिर हम बोलेंगे लोकल इंडस्ट्रीज होंगी, तो वो क्या करेंगे, उससे टाई अप करने की कोशिश करेंगे एंड ज्वाइंटली एक कंपनी खोलने की कोशिश करेंगे, जिससे दोनों का बेनिफिट होता है। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ ये कि एमएनसी आई, उसने देखा कि यहाँ ऑलरेडी लोकल बिजनेसमैन है या लोकल इंडस्ट्रीज है, वो उसके साथ क्या कर लेगी, वो उसके साथ सेटअप बिठा लेंगे। ठीक है, सेटअप बिठाने का मतलब ये ज्वाइंटली वो दोनों को मिला के एक कंपनी कर लेंगे, जिसके कारण क्या होगा, दोनों का बेनिफिट होगा। ओके, देखते हैं कि क्या बेनिफिट होगा उसका दोनों का। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द बेनिफिट टू द लोकल कंपनीज, अगर ऐसा होता है दोनों ज्वाइंटली खोलते हैं तो क्या बेनिफिट होता है आपका, क्या बोलना चाहिए, लोकल कंपनीज को। तो एमएनसी प्रोवाइड मनी फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट। क्या होगा, एमएनसी आएगी तो वो क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी एडिशनल इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा। ठीक है, तो एमएनसी प्रोवाइड करेगी क्या, मनी, किसके लिए, एडिशनल इन्वेस्टमेंट के लिए। एडिशनल इन्वेस्टमेंट मतलब कि ऑब्वियसली बात है, उसको कोई एसेट चाहिए या नई टेक्नोलॉजी आई है तो उसके लिए कोई मशीन चाहिए, उन सब के लिए क्या करेगी, वो पैसा खर्च करेगी। एमएनसी ब्रिंग्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन। अब एमएनसी आ रही है, बाहर से कोई चीज आ रही है, तो ऑब्वियसली बात है ना कि वो नई टेक्नोलॉजी लेके आएगी। ठीक है, तो वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आएगी, किसके लिए, प्रोडक्शन के अंदर। आप तो सिंपल सी बात मान के चलो, आप अगर है ना किसी नॉर्मल सिटी में रहते हो, छोटी सिटी में रहते हो और आप मेट्रो होके जाते हो, तो आपके अंदर ही कितने सारे चेंजेस आ जाते हैं। तो वो तो एमएनसीज है, जब वो एमएनसी आ रही है किसी कंट्री के अंदर, तो ऑब्वियसली बात है वो क्या लेके आएगी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आएगी। किसके रिगार्डिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आएगी, प्रोडक्शन के। नाउ एमएनसी ऑल्सो ब्रिंग न्यू प्रोडक्शन मैथड। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तो लेके आएगी वो, साथ के साथ वो न्यू प्रोडक्शन मेथड भी लेके आएगी, जिसके कारण आपका काम क्या हो सके, सुपर फास्ट हो सके। एट टाइम एमएनसी प्लेस ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन विद स्मॉल प्रोड्यूसर। अब जब वो ज्वाइंटली अकाउंट खोल लेती है, ज्वाइंटली अकाउंट बोल रही हूँ, सॉरी, मतलब वो दोनों मिलके लोकल आपकी जो लोकल प्रोडक्शन प्रोड्यूसर है और एमएनसी दोनों मिलके एक कंपनी खोल लेती है, तो एमएनसी क्या करती है, एमएनसी प्रोडक्शन का ऑर्डर उन्हें दे देती है। ठीक है, किसको, स्मॉल प्रोड्यूसर से, जिससे बेनिफिट क्या होता है कि एमएनसी ने क्या किया, अपना जो भी मान के चलो उसका है ना, क्या बोलना चाहिए, गारमेंट का बिजनेस है। ठीक है, या शूज का बिजनेस है, शूज का बिजनेस है, उसने क्या किया, कोई भी लोकल कंपनी थी उससे टाई अप कर लिया। टाई अप करने के बाद उससे बोला कि आप जूते बना के हमें दे दीजिए एंड देन हम क्या करेंगे, उसके ऊपर अपना ब्रांड का लेबल चिपका देंगे। ठीक है, तो दोनों का काम इजी हो गया कि यहाँ जो लोकल वेंडर्स थे, ठीक है, ये लोकल प्रोड्यूसर थे, उन्हें काम मिल गया, जिसके थ्रू क्या हो सका कि उनका काम बढ़ गया और उनने जूते बना के उन्हें दे दिए, शूज बना के उन्हें दे दिया, और उनका काम क्या हो गया, उन्हें बने बनाए प्रोडक्ट मिल गए एंड उनने क्या करा, उस पर लेबल चिपकाया एंड उसको क्या कर दिया, सेल कर दिया उनके नाम से। ठीक है, इससे क्या बेनिफिट हुआ उनका कि उनका जो मतलब मार्केट में क्या बोलना चाहिए कंपटीशन था वो उनका कम हो गया, क्योंकि जो लोकल वेंडर था वो
उनके साथ मिल गए। और लोकल वेंडर के लिए क्या बेनिफिट हो गया कि लोकल वेंडर के लिए ये बेनिफिट हो गया, एक तो उसने एम्प्लॉयमेंट सबके लिए जनरेट कर दी, साथ के साथ में दूसरा बेनिफिट क्या हो गया कि उसका भी काम बढ़ गया एंड उसका भी प्रॉफिट ज्यादा होने लगा। ठीक है, गॉट इट, समझ में आया। इसके अंदर आपका एग्जाम्पल दिया गया है कारगिल फूड ऑफ यूएसए टुक ओवर पराग फूड इन दी इंडिया टू बिकम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एडिबल ऑयल इन इंडिया। ठीक है, इसके अंदर जो आपका फर्स्ट एग्जांपल दिया गया है वो ये दिया गया है, जो यूएसए की कंपनी थी जिसका नाम था कारगिल फूड, उसने क्या किया, इंडिया की कंपनी पारक फूड को अपने अंडर में ले लिया। अपने अंडर में करने के बाद ये भी आपकी खाने वाले ऑयल की कंपनी थी और ये भी आपकी खाने वाले ऑयल की कंपनी थी, लेकिन जो यूएसए की कंपनी थी, जो एमएनसी थी, उसने इंडिया वाली कंपनी को अपने अंडर में ले लिया और दोनों ने मिलकर क्या कर दिया, एक तरह से लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गए। वो किसके, एडिबल ऑयल के इंडिया के अंदर। गॉट इट। नाउ द प्रोडक्ट आर सप्लाई टू दी एमएनसी विच इज सोल्ड अंडर एमएनसी ब्रांड नेम। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुकी थी कि ये जो एमएनसी रहती हैं वो प्रोडक्शन के लिए स्मॉल प्रोड्यूसर को दे देती है एंड देन उसके बाद जो वो सप्लाई करती हैं, जब वो सप्लाई करती हैं तो अपना ब्रांड का नेम देती हैं। ठीक है, ना कि वो लोकल का देती हैं। खुद का ब्रांड का नेम किसका देंगे, खुद का देंगे। तो उनका क्या हो रहा है, उनका भी जो बिजनेस है वो ओवरऑल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ग्रोथ कर रहा है। एंड जो आपका स्मॉल प्रोड्यूसर है उनको क्या मिल रहा है, उनको प्रॉफिट हो रहा है या उन्हें काम ज्यादा मिल रहा है, जिसके कारण वो और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पा रहा है। ठीक है, तो वो हमारे इंडिया के लिए भी बेनिफिट हो रहा है एज वेल एज उस स्मॉल प्रोड्यूसर के लिए भी बेनिफिट हो रहा है एंड एमएनसी के लिए भी बेनिफिट हो रहा है। गॉट इट। नाउ फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। अगर हम जब इतनी सारी चीजों की बात कर ही रहे हैं, एमएनसी हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, देन ऑब्वियसली बात है यहाँ क्या हो रहा है, फॉरेन ट्रेड्स हो रहा है। ठीक है, एमएनसी का मतलब ही क्या है, आप या इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, फॉरेन ट्रेड्स को कर रहे हैं। तो हम देखेंगे ये क्या होता है। नाउ इट क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट। फॉरेन ट्रेड क्या करता है, क्रिएट करता है अपॉर्चुनिटी को। ठीक है, क्या करता है, क्रिएट्स करता है किसको, अपॉर्चुनिटी को फॉर दी प्रोड्यूसर के लिए टू रीच बियॉन्ड दी डोमेस्टिक मार्केट, जिसके कारण वो अपना जो प्रोडक्शन है उसको अपनी कंट्री के अलावा दूसरी कंट्री के अंदर भी क्या कर सके, ले जा सके। गॉट इट। इट क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर दी प्रोड्यूसर टू रीच बियॉन्ड दी डोमेस्टिक मार्केट विद द ओपनिंग ऑफ ट्रेड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अब ये किसके थ्रू होगा, ऐसा तो नहीं कि अपने आप हो जाएगा ये। तो ये जो चीज होगी, ओपनिंग ऑफ ट्रेड होगी, वो किसके थ्रू होगी, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के थ्रू। ठीक है, नाउ प्रोड्यूसर कैन सेल देयर प्रोडक्ट इन देयर ओन कंट्री एंड अदर कंट्री। जो प्रोड्यूसर है वो अपने प्रोडक्ट को खुद की कंट्री में तो सेल कर सकता है एज वेल एज दूसरी कंट्री में भी जाके क्या कर सकता है, सेल कर सकता है, जिसके कारण क्या होगा, आपका सबका बेनिफिट होगा। ठीक है, कैसे बेनिफिट होगा हम देखते हैं। एक तो जो प्रोड्यूसर है उसके लिए मार्केट और ज्यादा मिल जाएगा कि वो खुद की कंट्री में भी सेल कर रहा है एज वेल एज दूसरी कंट्री में भी सेल कर रहा है। जो बायर्स हैं उनके लिए क्या बेनिफिट होगा कि उनके पास बहुत सारी चॉइसेस हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम बहुत पहले की बात करें तो हमारे यहाँ इतनी सारी चॉइसेस नहीं थी, हमारे यहाँ इतना सारा चीजें नहीं मिलती थी। ठीक है, बट अगर हम अभी की बात करें तो हमारे पास मोबाइल के भी बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, टीवी की बात करें, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, ये किसकी वजह से हुआ, ये फॉरेन ट्रेड एंड एमएनसी की वजह से हुआ है। गॉट इट। अब जैसे कि आपका एग्जांपल दिया जा रहा है चाइना टॉयज इन इंडिया। ठीक है, अगर जो चाइना की चीजें आती है इंडिया के अंदर तो उसका क्या बेनिफिट होता है, एक तो हमें जो चीजें हैं वो चीपर रेट में मिल जाती हैं। ठीक है, जो उसका कॉस्ट होता है वो कम में मिल जाता है। क्यों, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है यहाँ। ठीक है, अगर एक दुकान होगी तो वो अपने मन चाहे पैसे ले सकता है, लेकिन जब वहां 2-3 दुकानें होंगी, कंपटीशन होगा, तो उसको सोच समझ के पैसे लेने पड़ेंगे। ठीक है, और हमने देखा था चीपर रेट क्यों हो रहा है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव हो रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, रिप्लेस इंडियन मार्केट। और साथ के साथ में ये एक तरह से अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। अच्छी बात ये है कि रिप्लेस कर रहा है इंडियन मार्केट को। ये किस बेसिस में बोलेंगे कि अच्छी बात है, कि इस बेसिस में अच्छी बात बोली जाएगी कि अगर वो रिप्लेस कर रहा है इंडियन मार्केट को, तो वो किस बेस में कर रहा है कि अगर जो इंडियन मार्केट के बोलना चाहिए प्रोड्यूसर है वो चीज़ों को महंगा बेच रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है, वो सस्ता बेच रहा है, तो क्या हो रहा है, एक तरह से उनको रिप्लेस कर रहा है। और बुरी बात ये है कि ऑब्वियसली बात है कि हमारे यहाँ के और जो हमारे ही मेन मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूसर है उनको क्या कर रहा है, वो रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, तो उनके पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बुरा है, बट
जो कंज्यूमर है, कस्टमर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो क्या है, वो बात सही है। चॉइस ऑफ गुड अराइज प्राइस स्टेबिलिटीज, अगर आपके पास चॉइस बहुत सारी है, कंपटीशन बहुत सारा है, तो जिसके कारण मैं आपको बता चुकी हूँ जो प्राइस उसके अंदर भी क्या आ रहा है, स्टेबिलिटीज आ रही है। गॉट इट? आपको समझ में आया? हमने सबसे पहले फॉरेन ट्रेड का मीनिंग देखा एक तरह से, फॉरेन ट्रेड का मीनिंग ये होता है आप इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर रहे हो, अपने प्रोडक्शन को बाहर लेके जा रहे हो, बाहर वाला यहाँ आ रहा है। गॉट इट? अब ये क्या करता है, इट क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर, ये क्रिएट करता है, क्या क्रिएट करता है, अपॉर्चुनिटी, किसके लिए, प्रोड्यूसर के लिए, कहाँ, डोमेस्टिक मार्केट के बाहर। ठीक है, डोमेस्टिक मतलब का ये मतलब होता है आपका जो खुद की कंट्री है उसके बाहर का। विद द ओपनिंग ऑफ ट्रेड, क्या क्या होगा उसके अंदर, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होगा। प्रोड्यूसर कैन सेल दियर प्रोडक्ट, प्रोड्यूसर क्या कर सकता है, सेल कर सकता है खुद के प्रोडक्ट को, कहाँ, खुद की कंट्री में एज वेल एज अदर कंट्री में। बेनिफिट क्या, एक्सपेंड दी चॉइस ऑफ बायर, आप और हमारे जैसे जो बायर्स हैं, कंज्यूमर, उनके पास क्या हो जाता है, चॉइसेस बढ़ जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बता ही दिया था चाइना टॉयज के बारे में, जिसके कारण क्या होता है, चॉइस ऑफ गुड अराइज हो रही है, जिसके कारण आपका प्राइस क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है। गॉट इट? आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नाउ अब हम देखेंगे ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, बट फिर से हम एक बार देख लेते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन एंड द इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, ये प्रोसेस बोला जा रहा है। कैसे? रैपिड प्रोसेस बोला जा रहा है, किस चीज का, इंटीग्रेशन का और इंटरकनेक्शन का। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, ग्लोबलाइजेशन को आपको प्रॉपर डेफिनेशन लिखने के लिए आए तो आप क्या लिखोगे कि ये प्रोसेस है किस चीज का, रैपिड इंटीग्रेशन का एंड इंटरकनेक्शन का, किसके बीच में, बिटवीन कंट्रीज। ठीक है, अब हम देखेंगे कैसे क्या हुआ जिसके कारण हमारा ग्लोबलाइजेशन बढ़ा या फिर घटा, क्या चीज इंक्रीज हुई, क्या चीज डिक्रीज हुई, ये सारी चीजें हम देखेंगे। इन दी पास्ट 2 and 3 डिकेड्स, डिकेड्स का मतलब होता है 1 डिकेड्स का मतलब होता है 10 ईयर। ठीक है, जैसे कि 1 दर्जन के अंदर हम 12 चीजें लेके आते हैं, वैसे ही हम 1 डिकेड्स को किससे डिनोट करते हैं, 10 ईयर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द 2-3 डिकेड्स, या फिर हम बोल सकते हैं 20 to 30 ईयर्स, तो हमने क्या क्या देखने को मिला, हमें प्रोडक्शन एंड फॉरेन लोकेशन क्या हुआ है आपका, ज्यादा हुआ है, इंक्रीज हुआ है। ठीक है, मोर लिख सकते हैं या फिर आप इंक्रीज लिख सकते हैं। ठीक है, क्या हुआ, प्रोडक्शन एट फॉरेन लोकेशन आपका इंक्रीज हुआ है, साथ के साथ में फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आपका क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है, एंड देन फॉरेन ट्रेड भी आपका क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है। ये चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए अगर एक चीज आपका इंक्रीज हो रही है तो बाकी की ये चीजें भी क्या होंगी, आपकी इंक्रीज होंगी। कैसे? क्योंकि अगर एमएनसी आएगी वो क्या करेगी, फैक्ट्री डालेगी, अगर वो फैक्ट्री डालेगी तो ऑब्वियसली बात है उसके लिए उसको क्या चाहिए होगा, इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, तो वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, वो अपना सेटअप डाल रही है, तो क्या होगा, उसके कारण आपका फॉरेन ट्रेड भी बढ़ेगा। ठीक है, तो देखा आपने कैसे चीजें आपकी क्या है, इंटरकनेक्टेड है। तो इंक्रीज किस किस चीज में इंक्रीज हो रहा है आपका, 3 चीज में, प्रोडक्शन एट फॉरेन लोकेशन, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है फॉरेन लोकेशन में उसके, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के अंदर एंड फॉरेन ट्रेड के अंदर, इंटीग्रेशन अमंग मार्केट। अब ये सारी चीजें हो रही हैं तो जो मार्केट है वो क्या हो रहा है, एक दूसरे से जुड़ रहा है, इंटीग्रेट हो रहा है, एक दूसरे को पूरा कर रहा है, हम बोल सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट कर रहा है एक तरह से, क्योंकि लोगों के पास चॉइसेस आ रही हैं और उनका बेनिफिट हो रहा है, उन्हें बहुत सारे चॉइसेस मिल रहे हैं कि वो जो भी लेना चाहे अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो ये इंटीग्रेशन हो रहा है कि एक मार्केट के अंदर अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज के क्या मिल रहे हैं, प्रोडक्ट एक ही जगह अवेलेबल है। मोर गुड्स, सर्विस, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी आर मूविंग। अब यहाँ आपका मार्केट, फॉरेन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, ये सब तो हो रहा है, इनकी वजह से आपका क्या हो रहा है, गुड्स भी बढ़ रहा है। गॉट इट? कैसे कि अगर जैसे कि आज हमें आईफोन चाहिए तो क्या करेंगे हम, ऑब्वियसली बात है आईफोन चाहिए तो हमें क्या चाहिए, इतना सा गुड ही है ना वो, ठीक है, प्रोडक्ट ही तो है, तो चाहिए तो वो क्या करेंगे, इसका जो बोलना चाहिए प्रोडक्शन का लेवल है वो क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो मोर हो रहा है। अब ये चीजें मोर हो रही है तो सर्विसेज भी ज्यादा लगेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात अगर आप किसी भी चीज को ले रहे हो, जैसे कि मान के चलो एमआई का आपने कोई भी प्रोडक्ट लिया तो वो उनको सर्विस सेंटर भी देना पड़ेगा, यहाँ उनको क्या बोलना चाहिए, उनका सेटअप करेंगे तो उसके लिए मैनेजर एंड ऑल सारी चीजें चाहिए, तो वो क्या कर रहे हैं, कहाँ से सर्विसेज प्रोवाइड भी कर रहा है। साथ के साथ में हम ये भी देख सकते हैं जैसे कि हम एजुकेशन पढ़ लेने के लिए बाहर एंड ऑल जाते हैं तो वो भी सर्विसेज हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है, जिसके कारण आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रही है एंड टेक्नोलॉजी भी आपकी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है। तो ये सारी चीजें क्या कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह बढ़ती जा रही है, मूव कर रही है, गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी। क्योंकि अगर कोई दूसरी चीज हमारे यहाँ आती है तो वो किसके साथ आती है, हमने देखा था नई टेक्नोलॉजी लेके आएगी, और अगर इंडिया की कोई चीज बाहर जाती है तो वो क्या लेके जाएगी, नई टेक्नोलॉजी लेके जाएगी। ठीक है, मूवमेंट ऑफ पीपल।
अब हमने देखा इन सब का तो मूवमेंट हो रहा है, गुड का भी हो रहा है, सर्विसेज का भी हो रहा है, इन्वेस्टमेंट का भी हो रहा है, टेक्नोलॉजी का भी हो रहा है, बट जो पीपल है उनका भी मूवमेंट हो रहा है। कैसे हो रहा है? क्योंकि अगर आपको एजुकेशन चाहिए तो उसके लिए ऑब्वियसली बात है ना, आपको वहां जाना पड़ेगा। तो आपका क्या हुआ? ये मूवमेंट हुआ। अगर आपको टूरिस्ट के बेसिस पे जाना है, मतलब कि आपको घूमने जाना है, तो आपको वहां जाना पड़ेगा, राइट? या फिर आपको और किस लिए जा सकते हो? अगर आपको जॉब चाहिए, अच्छी इनकम चाहिए, या कोई बिजनेस को आपको बाहर सेटअप करना है, तो उसके लिए आपको एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना पड़ेगा। गॉट इट? तो यहाँ क्या क्या हो रहा है? इन तीनों चीजों के अंदर आपका इंक्रीज हुआ, प्रोडक्शन ऑफ द फॉरेन लोकेशन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के अंदर, फॉरेन ट्रेड के अंदर। साथ के साथ में हमने ये भी देखा मार्केट के अंदर क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है। ठीक है, वो एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि एक ही जगह पे बहुत सारे ब्रांड या बहुत सारी कंपनी के कंट्रीज के क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है। साथ के साथ में गुड्स, सर्विस, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी भी क्या कर रही है, ज्यादा से ज्यादा एक से दूसरी जगह मूव कर रही है। साथ के साथ में जो पीपल हैं वो भी क्या कर रहे हैं, एक से दूसरी कंट्री में मूव कर रहे हैं। क्यों? इन सर्च ऑफ बेटर, किसके सर्च में? बेटर जॉब के सर्च में, एजुकेशन के सर्च में, या फिर इनकम के सर्च में। गॉट इट? नाउ अब हम देखेंगे फैक्टर दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, हम ये फैक्टर्स देखेंगे जिसके कारण ग्लोबलाइजेशन में इतना ज्यादा बूस्टअप हुआ, हम बोल सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारा देखेंगे टेक्नोलॉजी, सेकंड है हमारा लिबरलाइजेशन। ठीक है, तो हम वन बाय वन देखते हैं। अगर हम इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी के अंदर क्या हुआ? इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन, इंटरनेट, आईटी, टेलीकम्युनिकेशन हैव वर्ल्ड क्लोजर। ठीक है, जैसे ही हमारी टेक्नोलॉजी के अंदर क्या आया, इंप्रूवमेंट आया, जिसके कारण क्या हुआ, जो हमारा वर्ल्ड था वो क्या हो गया, एक दूसरे से और ज्यादा अच्छे से इंटरकनेक्ट हो पा रहा है। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं एक दूसरे से और ज्यादा पास आता जा रहा है। कैसे? टेक्नोलॉजी की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन की टेक्नोलॉजी है, तो आप इंडिया से आपको यूएस से जाना है, या कहीं भी कोई भी दूसरी कंट्री जाना है, तो आप इजीली जा सकते हो। ऑस्ट्रेलिया जाना है, मान के चलो कॉन्टिनेंट जाना है कोई सा भी, या कोई सी भी कंट्री जाना है, तो आप इजीली जा सकते हो। कैसे जा सकते हो? क्योंकि यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की टेक्नोलॉजी में क्या आया, इंप्रूवमेंट आया। ठीक है, इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट की जो टेक्नोलॉजी में उसमें क्या इंप्रूवमेंट आया कि आप इंटरनेट के थ्रू एक जगह से बैठे पूरे वर्ल्ड में कहीं भी क्या कर सकते हो, अपने बिजनेस को हैंडल कर सकते हो। एज वेल एज आपके कोई रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है बाहर है, तो आप इजीली उनसे बात कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, वो भी ना के बराबर कॉस्ट में। गॉट इट? आईटी सेक्टर के अंदर इंप्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, आईटी सेक्टर के अंदर इंप्रूवमेंट कैसे हुआ है कि आपकी जो सॉफ्टवेयर कंट्रीज एंड ऑल है वो भी क्या होती जा रही है, डेवलप होती जा रही है, ग्रोथ करती जा रही है, जिसके कारण हमें भी नई नई टेक्नोलॉजी क्या होती जा रही है, मिलती जा रही है। टेलीकम्युनिकेशन के अंदर हमारा बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ। एज यू नो दैट हम आज यहाँ बैठ के दूसरी कंट्रीज में, हम हमारी इंडिया की नहीं दूसरी कंट्रीज की भी बात करें तो हमें पता लग जाएगा कि आज यूएसए में क्या हुआ है। ठीक है, आज दूसरी कंट्री के अंदर क्या हुआ है, ये सारी चीजें हम एक जगह बैठ के देख सकते हैं। किसके वजह से? टेलीकम्युनिकेशन की वजह से। या फिर हम एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। किसकी वजह से? टेलीकम्युनिकेशन की वजह से। ठीक है, अब ये जो सारी फैसिलिटीज है, ठीक है, स्पेशली इंटरनेट, आईटी, टेलीकम्युनिकेशन जो फैसिलिटीज है, वो हमें किसके थ्रू मिली है? वो हमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू मिली है। ठीक है, एज यू नो दैट कि सैटेलाइट लगा दिया जाता है, उसके थ्रू हमें नेटवर्क एंड ऑल मिलता है और हम क्या कर पाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं। इंटरनेट ऑल्सो अलाउ अस टू सेंड ईमेल एंड टॉक अक्रॉस दी वर्ल्ड एट नेग्लिजिबल कॉस्ट। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, इंटरनेट से आप ईमेल भेज सकते हो, फैक्स भेज सकते हो। ठीक है, आपको जो भी चीजें लगती हैं कि आपको भेजनी है वो आप इजीली सेंड कर सकते हो। ठीक है, साथ के साथ में आप पूरे वर्ल्ड के अंदर ना के बराबर कॉस्ट पे क्या कर सकते हो, बात कर सकते हो, वीडियो कॉल भी कर सकते हो। आप एक जगह से बैठ के दूसरी जगह को इजीली, वो बंदा क्या कर रहा है या बंदी क्या कर रही है, या जो बिजनेस के आपके कलीग्स हैं, जो बॉस उसको देखना है तो कहाँ क्या कर रहा है, वो सारी चीजें देख सकते हैं। ठीक है, गॉट इट? अब हम देखते हैं लिबरलाइजेशन का। इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस हैड पुट बैरियर्स टू द फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट कॉल्ड ट्रेड बैरियर्स। अब क्या हुआ, जब हमारी कंपनी इंडिपेंडेंट हुई, ठीक है, जब हमारी कंपनी इंडिपेंडेंट हुई तो हम लोग इतने ज्यादा बोल सकते हैं उस टाइम पे इतना ज्यादा सक्षम नहीं थे। ठीक है, इतने कैपेबल नहीं थे। क्यों? क्योंकि जो सॉरी कैपेबल नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि जो ब्रिटिश थी उसने हमारे ऊपर रूल किया था, एंड उस टाइम पे वो हमारी सारी चीजें क्या कर गई थी, ले गई थी। एक तरह से हमारी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा खराब कर गई थी। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हुआ, जो इंडियन गवर्नमेंट थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसने फॉरेन ट्रेड के ऊपर क्या किया, बहुत सारे बैरियर्स लगाना स्टार्ट कर दिया। बैरियर्स का मतलब होता है रुकावट, रिस्ट्रिक्शन लगाना। ठीक है, एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी, फॉरेन ट्रेड एज वेल एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या करा, बैरियर लगाए। किसने लगाए? इंडियन गवर्नमेंट ने। कब लगाए? आफ्टर इंडिपेंडेंस। गॉट इट? जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड बैरियर्स बोलते हैं।
टू रेगुलेट फॉरेन ट्रेड एंड प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर, जिसके कारण क्या हो सके आपका कि फॉरेन क्या बोलते हैं ट्रेड बैरियर्स लग जाएंगे, तो जो फॉरेन ट्रेड हो रहा है, ठीक है, जो रेगुलेट होगा वो ना हो, जिसके कारण जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है वो क्या कर सके, वो ग्रोथ कर सके। गॉट इट? उनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने ऐसा किया था। समझ में आया? इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया आफ्टर इंडिपेंडेंस, बैरियर्स लगाए किसके ऊपर? फॉरेन ट्रेड के ऊपर एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर, जिसको हम ट्रेड बैरियर्स बोलते हैं। ठीक है, क्यों लगाए? क्योंकि वो रेगुलेट ना कर पाए फॉरेन ट्रेड को, साथ के साथ में प्रोटेक्ट कर सके डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को। गॉट इट? टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट हैज सेट अप SEZ। ठीक है, अब क्या हुआ, ये तो हमने देखा कि ये उनने करा। गॉट इट? ये कब की बात है? इंडिपेंडेंस के बाद। बट उसके बाद हमारे यहाँ एक टर्म आया लिबरलाइजेशन। ठीक है, हम देखेंगे उसका मीनिंग क्या होता है। वो आया जिसके कारण जो गवर्नमेंट ने बैरियर्स लगाए तो उसको क्या कर दिया? हटा दिया गया। साथ के साथ में जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया? सेटअप किया SEZ का, मतलब इसका मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। एक एरिया बना दिया जाता है जहां क्या करा जाता है, वहां कुछ स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। हम उसकी भी प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे। अभी आप सिर्फ ये देखिए कि गवर्नमेंट ने क्या किया टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अट्रैक्ट करने के लिए, किसको अट्रैक्ट करने के लिए? फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने सेटअप किया सीज को, SEZ को, जिसका फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। आफ्टर 1991 द इंडियन गवर्नमेंट अडॉप्ट लिबरलाइजेशन। ठीक है, और मैंने देखा ही था सबसे पहले वो क्या कर रहे थे, वो बैरियर्स लगा रहे थे। लेकिन 1991 के बाद जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसने क्या करा? लिबरलाइजेशन का जो कंसेप्ट था उसको क्या कर लिया? अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, हम देखते हैं कि क्या होता है ये लिबरलाइजेशन, ट्रेड बैरियर्स क्या होता है और स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द लिबरलाइजेशन की, तो इसकी मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो रिमूविंग, किस चीज का रिमूविंग? जो कि बैरियर्स लगाए हैं और रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो वो रिमूव कर रहे हैं सारे बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शन को जो कि फॉरेन ट्रेड पे लगाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन, जिसके कारण जो टैक्सेस है वो सारे आपका रिमूव हो रहा है। तो आप इजिली क्या कर सकते हो? कहीं भी जाके बिजनेस कर सकते हो, MNC सेटअप्स कर सकते हो, क्योंकि आपको इतना ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। जो टैक्सेस है वो भी ना के बराबर है और बहुत सारी फैसिलिटीज आपको दी जा रही है। ट्रेड बैरियर्स, बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शन दैट आर इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑन फ्री इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एक्टिविटीज आर को ट्रेड बैरियर्स। ट्रेड बैरियर्स क्या होता है कि वही आपका बैरियर्स है, रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है, किसके थ्रू? इम्पोज किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू। कहाँ? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट एक्टिविटी के ऊपर। मतलब आप इतनी फ्रीली इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। अगर आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा, या फिर आप यहाँ आए हो तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, लाइक दैट। उसको हम ट्रेड बैरियर्स बोलते हैं। टैक्स ऑन इम्पोज इज द वाइटल ट्रेड बैरियर। और अगर हम मेन बात करें तो जो सबसे ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट ट्रेड बैरियर्स था हमारा, वो क्या था? टैक्स। इंपोर्ट के ऊपर जो टैक्स दिया जाता था ना, वो सबसे ज्यादा बैरियर्स था, जिसके कारण क्या होता था, कोई चीज अगर आपकी 100 रुपए की है और उसके ऊपर टैक्स इतना ज्यादा लग रहा है कि वो आपको उससे डबल कॉस्ट में पड़ जाएगी 200 की। ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल। इसके बाद आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सो इंडस्ट्रियल जोन कॉल्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। जो भी इंडस्ट्रियल जोन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, जिसके अंदर जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करती है? सेटअप बिठा के रखती है, जिसके कारण जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो क्या हो सके? अट्रैक्ट कर सके इंडिया के अंदर। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल जोन कॉल्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन आर सेटअप बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। गॉट इट? तो ये किसके द्वारा सेटअप किया जाता है? सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। दिस जोन प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी। और इस जोन के अंदर क्या किया जाता है? वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। इससे क्या बेनिफिट होता है? इससे दो बेनिफिट होता है। देखो, एक तो जो आपका फॉरेन कंपनीज है, MNCs है, वो ये सारी चीजें देख के, इतनी अच्छी फैसिलिटी देख के क्या करेंगे? हमारे यहाँ जाएंगी। दूसरी चीज क्या होगा? वो जो एरिया है वो अगर डेवलप नहीं है तो वहाँ फैक्ट्री या MNC खुल जाएगी, जिसके कारण वो एरिया क्या हो जाएगा? डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ क्या है? दोनों का बेनिफिट है। तो हम देखते हैं गवर्नमेंट क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकम्युनिकेशन, रोड ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, वाटर एग्सेट्रा, ये सारी क्या करती है? वो फैसिलिटी को प्रोवाइड करती है। गॉट इट? नाउ
इसके बाद हम देखेंगे आपका साथ के साथ में वो 5 ईयर तक कोई टैक्स भी नहीं लेती है। अगर 5 ईयर के बाद जैसा भी होता है, जिस भी बेसिस पे होता है, इतना इंटरेस्ट लेगी, इतना % टैक्स लेगी, वो उसके अकॉर्डिंग 5 साल के बाद लेती है। 5 साल तक कोई टैक्स नहीं लेती है। 5 साल तक उससे क्या मिलता है, उसको रिलीफ देती है। ठीक है, समझ में आया? स्मॉल जो आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसके अंदर क्या बेनिफिट मिलते हैं आपको। एक तो ये सेटअप किया जाता है किसके द्वारा, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। क्यों किया जाता है? क्योंकि आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट को क्या कर सको, अट्रैक्ट कर सको इंडिया के अंदर। दूसरी चीज क्या बोली जा रही है, इस जोन के अंदर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी हो गई, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, रोड हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, स्टोरेज फैसिलिटी हो गया, वाटर हो गया, जो मार्केट भी आसपास हो एग्जैक्ट, वो ये बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। साथ के साथ में उनसे 5 ईयर तक कोई टैक्स भी नहीं लिया जाता है। आई थिंक यू गॉट इट ना। अब ये सारी चीजें हो रही हैं कि फॉरेन ट्रेड एंड ऑल हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है इसको देखने के लिए कोई हेड भी तो होना चाहिए। राइट, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप क्लास में हो, टीचर चली जाती है, तो कोई मॉनिटर होता है ना जिसको हेड कर सके, या फिर एक प्रिंसिपल होती है जो कि पूरे स्कूल को देख सके। राइट, तो यहाँ भी कोई हेड होना चाहिए। तो वो कौन है? वो है आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म होता है WTO। इट इज द ओनली ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद द रूल ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशन। ये एक अकेला ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डील करता है किसके साथ? रूल्स के साथ। किसके रूल्स के साथ? जो ट्रेड हो रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज के बीच में। गॉट इट? तो इट इज ओनली ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? ये ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डील करता है किस पे? रूल के ऊपर। किसके रूल्स? जो कि दो नेशन के बीच में ट्रेड हो रहा है आपका, उसके बीच में। गॉट इट? इसके बाद इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में जेनेवा के अंदर है। स्टार्टेड एट द इनिशिएटिव ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज। ये क्या बोलता है? ये एक तरह से स्टार्ट करता है किसके? जो डेवलप कंट्री है उनसे बोलता है इनिशिएटिव लीजिए। ठीक है, क्योंकि जो डेवलप कंट्री है उनके पास टेक्नोलॉजी भी है, उनके पास खुद का इकोनॉमिक भी अच्छी है, लाइक ये सारी चीज अच्छी, तो वो ये बोलते हैं कि आप डेवलपिंग कंट्री में जाके क्या करें? इनिशिएटिव करें MNC का या फॉरेन ट्रेड का। सेटअप रूल रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड। और इसका क्या काम है? ये रूल को बना के रखता है। ये बताता है कि ये रूल है, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? काम करना है। 164 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड इट्स मेंबर। अभी तक WTO के अंदर कितनी कंट्रीज जुड़ी हुई हैं? 134 कंट्रीज इसके अंदर मेंबर बन चुकी है। समझ में आया बच्चा लोग? नाउ अब हम देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन का इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ा है। तो ऑब्वियसली बात आपको पता है, किसी भी कॉइन के 2 साइड्स होते हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। किसी भी चीज का आपको सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। हर चीज के 2 साइड्स होते हैं। आपको उसकी अच्छी बातें भी देखनी पड़ती हैं और बुरी बातें भी देखनी पड़ती हैं, तो वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम पॉजिटिव इंपैक्ट की बात करें तो कस्टमर के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट है। कैसे? क्योंकि उनके पास बहुत सारी चॉइसेस आ गई हैं। कोई भी उन्हें प्रोडक्ट खरीदना है तो उनके पास इतनी सारी चॉइसेस है कि वो इजीली वो देख सकते हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। नहीं हमें ये नहीं चाहिए, हमें ऐसा चाहिए, हमें वैसा चाहिए, तो वो सारी चीज़ों को देख के खरीद सकते हैं। जिसके कारण चॉइस आई है तो ऑब्वियसली बात है कंपटीशन बढ़ा है। कंपटीशन बढ़ा है तो जो कंपनीज हैं उनने अपनी क्वालिटी के अंदर इंप्रूवमेंट लेके आई है। साथ के साथ में प्राइजेस भी क्या हुए हैं? कम हुए हैं। तो कस्टमर को कितना बेनिफिट हुआ है? एक तो चॉइसेस बहुत सारी मिल रही हैं, क्वालिटी के अंदर भी इंप्रूवमेंट हुआ है, और प्राइस भी क्या है? लो है आपका। किसकी वजह से? कॉम्पिटिशन की वजह से। इन्वेस्टमेंट ऑफ MNC इंक्रीज सेल फोन, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक एटसेट्रा। ठीक है, अब जो MNC ने इन्वेस्टमेंट इंक्रीज किया है तो जिसके कारण क्या है? आपका जो सेल फोन की फैक्ट्रीज हैं, या फिर सेल फोन के ब्रांड है, ऑटोमोबाइल्स के ब्रांड है, इलेक्ट्रॉनिक्स के ब्रांड है, XYZ जो भी टेक्नोलॉजी उन सबके ब्रांड्स आए हैं वो क्या हुए? इंक्रीज हुए। ठीक है, इसी के कारण तो हमें क्या मिल रहा है? चॉइसेस ज्यादा मिल रही है ना। देखो एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। क्रिएशन ऑफ न्यू जॉब। ऑब्वियसली बात है, अगर MNC अपना ऑफिस डाल रही है, सेटअप्स लगा रही है, तो उसके लिए उसको क्या चाहिए होंगे? उसको बंदे चाहिए होंगे काम करने के लिए। ठीक है, तो जो उनको एम्प्लॉयड चाहिए होंगे, तो उसके लिए क्या हो रहा है? एक तरह से नई जॉब क्रिएट हो रही है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट आएगा तभी तो न्यू जॉब क्या होगी? क्रिएट होगी। इन्वेस्टमेंट इन न्यू टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन मेथड। साथ के साथ में इन्वेस्टमेंट हो रहा है किसके अंदर? न्यू टेक्नोलॉजी के अंदर एंड प्रोडक्शन मेथड के अंदर। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ एक तरह से न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू मेथड क्या आ रहा है। इंडिया कंपनी इमर्ज एज MNC। जो कुछ इंडियन कंपनीज भी हैं जो कि क्या करा है? उन्हें MNC से इमर्ज किया। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें
ऑटोमोबाइल्स के बारे में तो टाटा मोटर्स हो गई हमारी, आईटी के बारे में बात करें तो इन्फोसिस हो गई हमारी, मेडिसिन के बारे में बात करें तो रैनवैक्सी हो गई आपकी, और एशियन पेंट के बारे में बात करें, वो पेंट्स के बारे में बात करें तो एशियन पेंट्स, ये आपके एग्जाम्पल है। इन ये सारी क्या हुई है, इंडियन कंपनी है जो कि एमएनसी से क्या हुई है, मर्ज हुई है। अगर हम कॉस्ट ऑफ सर्विस की बात करें, जैसे कि इसके कारण ऑब्वियसली बात है एमएनसी आ रही है तो और भी सर्विसेज की प्रोवाइड पड़ेगी हमें, तो उसके कारण और भी जॉब्स आएंगे, जैसे कि डेटा एंट्री की जॉब हो गई, अकाउंटिंग की जॉब हो गई, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है। ये सारी जॉब भी क्या हुई है यहाँ डेवलप हुई है, या बोल सकते हैं ये सारी सर्विसेज भी क्या हुई है यहाँ इंक्रीज हुए हैं, जिसके कारण इनडायरेक्टली एक तरह से हम बोल सकते हैं कि आपका क्या बोलना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, ठीक है। ये तो आपका पॉजिटिव इफेक्ट था। अब हम देखेंगे इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या है, लेसर जॉब सिक्योरिटी। अब क्या, अगर वो यहाँ आ रहे हैं काम करने के लिए तो जो जॉब की सिक्योरिटी वो कम कैसे हो रही है आपकी, क्योंकि ऑब्वियसली बात, उन्हें पता है कि यहाँ इतनी सारी पॉपुलेशन है कि आप नहीं करोगे कोई बात नहीं, अगर आप 20,000 में काम करने के लिए तैयार हो तो कोई दूसरा मिल जाएगा, कह देगा कोई बात नहीं सर मेरे पास जॉब नहीं, आप मुझे 15,000 भी दे दीजिए, ठीक है, मैं उसमें भी काम करने के लिए तैयार हूँ। तो लाइक दैट, तो वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं है एक तरह से जॉब की, या कम है। वर्कर एम्प्लॉयड फ्लेक्सिबली, ठीक है, जो वर्कर्स है यहाँ है ना, ये नेगेटिव इंपैक्ट है, ध्यान रखना। वर्कर्स एम्प्लॉयड फ्लेक्सिबली मतलब कि उनका कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं है एक तरह से, ठीक। कभी नाइट शिफ्ट भी बुला ली जाती है, कभी आपको डबल शिफ्ट भी करवा लिया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग कि वो पैसे दे भी, मतलब पैसे देते हैं, बहुत सारी कंपनीज होती हैं कि वो टाइम टू टाइम अगर आपने एक्स्ट्रा काम किया तो आपको पैसे मिलते भी हैं, बट पॉइंट इज दैट कि आपको बहुत ज्यादा हैक्टिक शेड्यूल भी हो जाता है, ठीक है। मनी इज नॉट एवरीथिंग ना, आई एग्री विद दैट कि मनी सब कुछ होता है, बट अपनी हेल्थ ही आप खराब कर लोगे तो फिर क्या काम आएगी वो। लॉन्ग वर्क आर एंड नाइट शिफ्ट, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि बहुत ज़्यादा लंबे देर तक काम करवाया जाता है, और अगर प्रोजेक्ट एंड ऑल होता है, कोई आपका अल्टीमेट टाइम दिया जाता है कि यहाँ तक कंप्लीट करना, तो आपको बहुत ज़्यादा हैट्रिक होता है, संडे को भी बुला लिया जाता है, सैटरडे को बुला लिया जाता है, एक्सेट्रा, ठीक है। लॉस टू स्मॉल प्रोड्यूसर, और जो सबसे बड़ा लॉस है वो ये है, अगर एमएनसी आती है तो सबसे ज़्यादा जो लॉस होता है तो वहाँ के जो लोकल प्रोड्यूसर होते हैं, स्मॉल प्रोड्यूसर होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा लॉस होता है, क्योंकि लोग बाग उनकी चीज़ें लेना प्रेफर ही नहीं करते, क्योंकि उनके पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं होती है। टेक्नोलॉजी नहीं होती है तो वो सस्ता सामान नहीं बना पाते हैं, सस्ता सामान नहीं बना पाते हैं, तो जिसके कारण वो क्या नहीं कर पाते हैं, कॉम्पीट नहीं कर पाते हैं बड़ी कंपनी से। गॉट इट? नाउ जो आपका लास्ट टॉपिक है वो ये है द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, कि फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए क्या स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कहीं भी हम किसी भी चीज की बात करें तो कहीं भी फेयर तो चीजें है ही नहीं, सब में कुछ ना कुछ मिलावट है, ठीक है। सब में किसी ना किसी एक को क्या क्या दिया जाता है, ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया जाता है, जो अमीर है उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया जाता है, इसको बहुत ज्यादा चीजें प्रोवाइड कर दी जाती है, और जो गरीब है उसको इतनी ज्यादा प्रोवाइड नहीं की जाती है, ठीक है। तो यहाँ तो हम इसके बेसिस पे देखेंगे आपका स्टेप बाय गवर्नमेंट को क्या स्टेप लेना चाहिए जिसके कारण फेयर ग्लोबलाइजेशन हो सके। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, ठीक है, जिसकी मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो रिच लोग हैं उनको, या फिर रिच लोग के अलावा हमें बोलना चाहिए जो कि है ना डेवलप कंट्री है, सिर्फ उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए, ठीक है। अपॉर्चुनिटी सबके लिए क्रिएट करनी चाहिए जिसके कारण सभी डेवलप कर सके, सभी ग्रोथ कर सके। प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ लेबर लॉज, इसके साथ साथ जो लेबर्स के रूल्स रेगुलेशन या फिर लॉज है उसके अंदर क्या करना चाहिए, प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन करना है। सिर्फ ऐसा नहीं कि बना दिया लेकिन इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, बोला जा रहा गवर्नमेंट ने बोला कि 7 आवर्स वर्क करना, नहीं भैया आपको तो 14 घंटे करना है, ठीक है, बोल तो दिया है लेकिन आप इंप्लीमेंट ही नहीं कर रहे, तो प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। सपोर्ट टू स्मॉल प्रोड्यूसर्स, और गवर्नमेंट को ये भी ध्यान देना चाहिए जो स्मॉल प्रोड्यूसर है उनको भी क्या करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, पैसों के फॉर्म में बोल लो या फिर उन्हें कोई नई नई टेक्नोलॉजी बताना चाहिए, न्यू मेथड्स बताने चाहिए, लाइक दैट। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वेरियर्स, ठीक है, और जो भी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वेरियर का यहाँ किससे मतलब निकाला जा रहा है, यहाँ उनका मतलब ये है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वेरियर से कि अगर आपको लग रहा है कि अगर आपने लिबरल कर दिया है जिसके कारण आपकी कंट्री के अंदर प्रॉब्लम जा रही है, तो आपको थोड़ा सा ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या करना चाहिए, बैरियर्स भी लगा देना चाहिए, कि जिसके कारण जो आपकी अंदर की इकोनॉमिक है वो भी, या फिर अंदर के जो मैन्युफैक्चरर है, प्रोड्यूसर है, वो भी क्या हो सके, ग्रो कर सके, ठीक है। गवर्नमेंट कैन नेगोशिएट विद WTO फॉर फेयर रूल्स, ठीक है, क्या बोला जा रहा है, और गवर्नमेंट को नेगोशिएट करना चाहिए WTO से। WTO से क्यों नेगोशिएट करना चाहिए, क्योंकि वही एक क्या है आपका ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फॉरेन ट्रेड देखता है दोनों कंट्रीज के बीच में, कि जिसके कारण वो क्या कर सके, वो नए और अच्छे रूल्स बना सके और उसको इम्प्लीमेंट कर सके। गॉट इट?
आई थिंक बच्चा लोग आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने वैसे आपको एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर किया और एक ही वीडियो के अंदर सारा टॉपिक कवर कर दिया है, ठीक है। और ये अपना लास्ट चैप्टर था इकोनॉमिक्स का। यहाँ आपका इकोनॉमिक्स कंप्लीट होता है, जो कि मैं होप करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद भी आपको लगता है कि आपको डाउट है या फिर आपको समझ में नहीं आया है, देन कमेंट मी, मैं स्पेशली आपके लिए क्लास लूंगी जिसके अंदर जो भी आपके डाउट्स होंगे वो मैं आपके क्लियर कर दूंगी, ठीक है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, जैसे कि हिस्ट्री अपनी कंप्लीट हो गई तो हिस्ट्री के वीडियोस देखिए। हिस्ट्री में जो डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, देन मैं हिस्ट्री के ऊपर एक वीडियो ले लूंगी। जो भी डाउट्स होंगे दोनों चैप्टर के एक साथ क्लियर कर दूंगे। वैसे इकोनॉमिक्स का करेंगे, इकोनॉमिक्स के अंदर हम चारों के चारों चैप्टर्स देखेंगे। आप देखना जो भी डाउट्स हो आप मुझे बता देना, देन मैं वो चारों के चारों चैप्टर के डाउट्स एक ही वीडियो के अंदर क्लियर कर दूंगी, ठीक है। सो प्लीज thank you for watching my video as well as subscribe, like and comment my video. Got it? And share it please अगर आपको पसंद आया हो तो। एंड देन हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसके अंदर मैं स्टार्ट करने वाली हूँ अपना पॉलिटी। गॉट इट? सो बाय बाय, टेक केयर। अभी आपने जो हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स करा है उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट डे मतलब कि कल से हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, हमारा पॉलिटी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल दी बेस्ट। और एक महीना बचा है, प्लीज अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए जिसके कारण आपका क्या हो 10th में मार्क्स अच्छे आ सके। सो ऑल दी बेस्ट, बाय बाय।